राम राम दोस्त, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप? अच्छे हो? आज पढ़ा ना अपन 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति मतलब टाइम सोच रहा होगा तो 1857 की क्रांति, क्रांति मतलब लड़ाई बड़ाई करी ये शांगा, तो ये आओगा अभी लड़ाई चलेगी, है ना। लड़ाई की सर देखो, क्रांति क्षाओं से क्रांति ऐसा हो जाए कि शांति जे वही क्रांति है। मतलब जहां शांति रहेगी ना, तो यूं मत सोचो कि शांति स्थापित है, अंदर ही अंदर कहीं के चाल रहे हैं। जब किसी का दमन होता है, किसी का शोषण होता है, किसी को दबाया जाता है, तब कुछ दिनों तक तो वो शांत होता है। लेकिन जब एक सीमा हुआ करती है सहने की भी, तो सहन करते 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 फिर एक दिन विस्फोट होता है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, कई सालों बाद उसमें उद्गार होता है, तो उसके अंदर वो लावा पिघला रहता है, पिघला रहता है। जब दाब और ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके बाद विस्फोट होता है। बस अशाई क्रांति हो जाए। तो क्रांति पढ़ा ना आज अपन, भारत की 1857 की क्रांति। आप जानते हो अंग्रेजों ने यहाँ पर 200 साल राज किया है। 1857 में अंग्रेजों को यहाँ पर 100 सालों का राजनीतिक शासन संपूर्ण हो गया था। 100 साल हो गए थे मतलब अंग्रेजों को भारत में 1857 में, देख लो आप। तो अब उन्होंने यहाँ पर आकर के कई सारे प्रशासनिक, राजनीतिक और हर तरह से हस्तक्षेप जमा लिए थे। भारतीय जनता परेशान थी, मतलब भारतीय जनता का ही मतलब हर चीज ही परेशान थी यहाँ तो अंग्रेजा का राज में। हालांकि काम बढ़िया करा जाओ, जैसे बांध बनाना है बढ़िया बनाएंगे, रेलवे ट्रैक का निर्माण करना है एकदम A1 नंबर का। अंग्रेजों के जमाने के जो बांध है अभी तक भी मतलब हिल नहीं रहे, और जो अभी बांध बनते हैं वो 1-2 साल होते ही मान लो हिलने लग जाते हैं। जैसे सड़कें देख लो आप, अब सड़कें 1-2 साल चलती है, वापस अगले साल उनको रिन्यू करवाना जरूरी होता है। उस समय की जो सड़कें अभी तक भी चल रही है, उस समय के जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक भी चल रहा है। इतना मजबूत काम करते थे अंग्रेज। तो ये तो अंग्रेजों क्यों करते, क्यों है? क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनाते हैं। किनके काम आएगा? उन्हीं के लिए काम आएगा। रेलवे ट्रैक किसके काम आया? भारतीयों के काम थोड़ी आया था। किसके काम आया? अंग्रेजों के काम, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना था, माल भेजना था, तो ये सब काम उन्हीं के लिए करवाया है उन्होंने। तो लेकिन उनसे जनता परेशान थी, तो जितना उसको दबाया गया, एक दिन वो विद्रोह की ज्वाला भड़की उठी। तो ये देखते हैं 1857 की क्रांति, और इसको अपन राजस्थान के संदर्भ में समझेंगे। ठीक, मतलब राजस्थान में 1857 की क्रांति। पहले ये देख लेते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। ठीक, तो सबसे पहला कारण जो निकल करके सामने आता है वो कारण है राजनीतिक कारण। कौन सा कारण है? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था? व्यक्ति थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? एक नीति लागू की। नीति क्या थी? देखो आप, डॉक्ट्रिन लेप्स। क्या है? डॉक्ट्रिन लेप्स। डॉक्ट्रिन लेप्स क्या थी? समझ में नहीं आई। दूसरे शब्द में देखो, इसको व्यगत नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यगत नीति भी कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं गुरुजी इसको? और कहते हैं इसको हड़प नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प नीति भी कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं गुरुजी इसको? इसको गोद निषेध नीति भी कहते हैं। गोद निषेध नीति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोद निषेध नीति भी बोलते हैं। क्या थी ये नीति? जिन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं होते थे, कोई पुत्र नहीं होता था, तो इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र को गोद लेने पर रोक लगा दी थी। इससे क्या हुआ? उस रियासत के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि अब राजा कौन बनेगा। तो ऐसी रियासतों को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार खत्म कर दिया और उनको फिर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था।
तो इससे क्या हुआ, भारत के जो रियासत के जो राजा थे उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण में एक और बात आती है, किसकी नीति, लॉर्ड वेलेजली की नीति। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां। इन सहायक संधियों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, विस्तार से एक अलग टॉपिक है, पूरा मैं इसको बताऊंगा सहायक संधियों का। तो अभी आप केवल इतना देख लो कि सहायक संधियां किसने, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियां भी 1857 की क्रांति का एक कारण थी। ठीक, अब आगे अपन बात करें और क्या कारण थे, तो इसका अगला कारण जो सामने आता है वो था कौन सा, प्रशासनिक कारण। कौन सा, प्रशासनिक कारण। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, कौन सी रियासत थी जो डॉक्ट्रिन लेब्स नीति के तहत सबसे पहले हड़पी गई थी या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई थी, कौन सी नीति है, कौन सी रियासत है, सतारा। कौन सी, सतारा रियासत को सबसे पहले इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कब मिलाया था, 1848 में। कब, 1848 में सतारा रियासत को इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके अलावा राजस्थान की एक रियासत थी, इसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कौन सी थी, उदयपुर। उदयपुर, कौन सी, उदयपुर। कब मिलाया, 1852 में। 1852 में राजस्थान की जो उदयपुर रियासत थी उसको भी इस व्यगत नीति के तहत, गोद निषेध नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और अपन आगे बात करें तो कई रियासतों को इसने हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जैसे झांसी थी, ग्वालियर थी, इसके अलावा अवध था, कई सारी अवध है ना, जैसे झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी में इन्होंने विद्रोह किया था, झांसी में विद्रोह किया था और इनका नाम क्या है, उपनाम क्या दिया है, महलपरी। क्या नाम दिया है, महलपरी। महलपरी किसको कहा जाता था, 1857 की क्रांति के संदर्भ में महलपरी नाम से कौन विख्यात है, कौन, महारानी लक्ष्मीबाई। इसी प्रकार से अवध की जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल थी, इस अवध को भी, अवध को भी हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सबसे ज्यादा सैनिक 1857 की क्रांति में कहां के थे, अवध के ही थे। तो बेगम हजरत महल को क्या कहा, महकपरी भी कहा जाता है। क्या नाम दिया, महकपरी। तो ध्यान रखना, महलपरी कौन है, महारानी लक्ष्मीबाई, और महकपरी कौन है, बेगम हजरत महल। तो ये सब रियासतें भी किस व्यगत नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गई। ठीक, किस नीति के तहत, डॉक्ट्रिन लेब्स नीति के तहत। किसने शुरू करी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, आगे देखो प्रशासनिक कारणों में, ये तो थे राजनीतिक कारण, अब अपन ध्यान देते हैं किस पे, प्रशासनिक कारणों में। अब क्या थे प्रशासनिक कारण, तो देखो प्रशासनिक कारण, यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा वर्ग थे, जो कर्मचारी थे, सरकारी व्यक्ति थे, उनको बड़े बड़े पदों पर पोस्टिंग नहीं दी जाती थी या उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था। बड़े पदों के लिए केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। तो इस वर्ग के लोगों में भी, इस वर्ग के भारतीय लोगों में भी असंतोष उत्पन्न हो गया और जो विद्रोह का कारण बना। ठीक, इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ का जो सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारणों में क्या था, जैसे देखना, एक व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने क्या किया, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर रोक लगा दी। क्यों गुरुजी, ये तो सही काम किया इन्होंने, सती प्रथा पर रोक लगा दी तो सही काम किया। लेकिन जो भारत का रूढ़िवादी और परंपरागत समाज था, उस
कोई अच्छा नहीं लगा, उस पर आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये हमारी जो परंपराएं हैं उनको बदल देंगे और पूरी तरह से भारत का पाश्चात्यीकरण कर देंगे, अंग्रेजीकरण कर देंगे। तो यहाँ का जो परंपरागत रूढ़िवादी समाज था उनको आघात लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। और अगली बात अपन देखें तो इसी के क्रम में विधवा विवाह शुरू किया गया। अब भारतीय विधवा विवाह शुरू किया गया, बाल विवाह समाप्त किया गया। लॉर्ड लुडलो ने बाल विवाह समाप्त किया, बाल विवाह समाप्त कर दिया। ये तो अच्छी बातें हैं, ये तो हर समाज के लिए होनी चाहिए। सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए, विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। राजा राम मोहन राय जो राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया। लेकिन ये क्यों कारण बने? ये तो अच्छी बातें हैं, ये तो पॉजिटिव चीजें हैं किसी भी समाज के लिए। इनसे क्रांति क्यों? क्योंकि यहाँ का जो परंपरागत और रूढ़िवादी समाज था भारत का, वो उन्होंने सोचा कि ये तो भारत की जो प्रथाएं और परंपराएं हैं उन पर आघात कर रहे हैं। तो उसमें असंतोष उत्पन्न हो गया। ठीक, सामाजिक कारणों में कुछ कारण ऐसे थे। इसके अलावा अपन कारण देखते हैं सैनिक कारण। कौन से कारण? सैनिक कारण। सैनिक कारणों में क्या था कि जो भारत के सैनिक थे, अंग्रेजी राज्य था, अंग्रेजों की रियासत, अंग्रेजों का राज था, सेनाएं भी अंग्रेजों की थी। और सैनिकों में जो सैनिकों के प्रति भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजी सेना के सैनिकों और भारत सेना के सैनिकों में भेदभाव किया जाता था। जो भारतीय सैनिकों को प्रमोशन नहीं दिया करते थे और अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको जल्दी से जल्दी प्रमोशन देकर के बड़े बड़े पदों पर बिठा देते थे। और भारत का सैनिक कितना ही वीरता से लड़े, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता था। भारत का जो सैनिक था वो सूबेदार पद से ऊपर नहीं जाता था। ऐसे ही मतलब इन्होंने व्यवस्था की हुई थी। तो इससे सैनिकों में भी असंतोष था। इसके अलावा इनको भारतीय सैनिकों का पेमेंट भी कम होता था और जो पदवियां दी जाती थी, उपाधियां दी जाती थी, वो उपाधियां भी इनको नहीं दी जाती थी। तो भारत के सैनिकों में गहरा असंतोष हो गया था, जो क्रांति का एक कारण बना। इसके अलावा कुछ धार्मिक कारण भी थे जिनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। धार्मिक कारण, ठीक, धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारणों में कुछ ऐसे कारण हैं कि यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की, ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार करने की छूट दे दी गई। ठीक, तो हुआ क्या? अब इससे क्या हुआ? हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनको आघात पहुंचा। जो ईसाई धर्म अपना लेते थे उनको विशेष सुविधाएं दी जाती थी और जो ईसाई धर्म नहीं अपनाते थे उनकी कुछ सुविधाएं रोक दी जाती थी। इसके अलावा देखना, ये जितने भी कारण है किसी एक समय में नहीं हुए, ये अलग अलग समय में हुए हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग रूल्स, अलग अलग नियम लागू किए, जिनसे अलग अलग समय पर असंतोष उत्पन्न हुआ और ये असंतोष धीरे 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 बढ़ता रहा और फिर एक साथ विस्फोट होगा। किसी भी चीज को अपन दबाएंगे तो वो एक साथ ही विस्फोट होगी। तो यही कारण है। तो ये अलग अलग समय के, ये बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है। 1857 में जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को भारत में 100 साल पूरे हो चुके थे। ये एक समय में नहीं हुआ, ये लगभग इन 100 सालों में असंतोष उत्पन्न हुआ है। ठीक, क्रांति का कारण भी यही होता है एक्चुअली में। क्रांति का, विश्व की जितनी भी क्रांतियां हुई है वो एक साथ कारण नहीं हुई, एक साथ उनके कारण नहीं हुए, वो अलग अलग समय पर अलग अलग क्रियाएं हुई। उसके फलस्वरूप एक लंबे समय बाद उसकी प्रतिक्रिया हुई। तो उन लंबे समय से चले आ रहे असंतोष के
कारण ही क्रांतियों का जन्म होता है, विद्रोह का जन्म होता है। भाई जब तक सहनशीलता होगी तब तक उसको सहते रहेंगे, और जब सहन शक्ति से बाहर चली जाएगी हमारी क्षमता तो फिर वो एक क्रांति होगी, विद्रोह होगा। लेकिन अपन बात करते हैं किसकी, उस तात्कालिक कारण की, भाई जिसने मतलब माचिस जलाने का काम किया, पेट्रोल और माचिस का काम किया, जिससे विद्रोह की ज्वाला तुरंत ही भड़क उठी, वो तात्कालिक कारण की अपन बात करते हैं। तात्कालिक कारण, ये तात्कालिक कारण क्या था, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस। ठीक, अब क्या था, ये क्या थी स्टोरी, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तात्कालिक कारणों में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस इस क्रांति का तात्कालिक कारण था, जिसने पेट्रोल में माचिस लगाने का काम किया है, ये वो तात्कालिक कारण था। ये तो अलग अलग समय पर होने वाले अलग अलग कारण है, जो जिसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, इसकी ये सब चल रहा था भीतर ही भीतर, तो इसकी प्रतिक्रिया इस कारण से सामने आई। ठीक, तो ये कुछ कारण हुए 1857 की क्रांति के, मिटा दूं मैं इसको। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो कारण थे, अब अपन इसके कुछ तथ्य जान लेते हैं जो अपने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ठीक, अब ये लो साहब, हाँ ये लो, पहले अपन इसको भारत के संदर्भ में देखेंगे, है ना, भारत के संदर्भ में इसको अपन देखेंगे। ये लो, दिख रहा है, बिल्कुल, देखो आप, ये बंगाल, क्या है ये, बंगाल। ठीक, उस समय विभाजन नहीं हुआ था, बंगाल पूरा एक था, क्या था, बंगाल। यहां पे यूपी, ये था क्या, यूपी। आगे बात क्या है समझ। अब देखो वो भाई, यहां से एक व्यक्ति था मंगल पांडे, आमिर खान भी कह सकते हो आप, मंगल पांडे, आमिर खान ने रोल करा था, आमिर खान साहब, है ना, मंगल पांडे। अब ये मंगल पांडे ब्राह्मण थे, मतलब क्या थे, ये ब्राह्मण थे। अब इनकी नौकरी लग गई कहां पे, बंगाल में, बंगाल में इनकी नौकरी लग गई। यूपी के कई, कहां के हैं ये, बलिया के, अभी बलिया, अभी तो इसका नाम बलिया कहते हैं, लेकिन इसको उस समय गाजीपुर कहा करते थे। क्या कहा करते थे, गाजीपुर कहा करते थे, बलिया के दो या गाजीपुर के दो। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे, गाजीपुर यूपी के, जिसको वर्तमान में बलिया कहा जाता है। इनकी नौकरी लग गई कहाँ पे, बंगाल में। ये सैनिक बन गए, ये सैनिक बन गए, सैनिक में, सेना में इनकी नौकरी लग गई। और ये कहाँ आ गए, बंगाल आ गए। बंगाल में इनकी नौकरी लगी किसमें, 34वीं BNI में। कहां पर, 34वीं BNI में इनकी नौकरी लग गई। BNI का मतलब है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। भाई अंग्रेजों ने अलग अलग सेनाओं की टुकड़ी बना रखी थी अलग अलग स्थानों पे, जैसे वर्तमान में है ना, गोरखा रेजिमेंट होती है, सिख रेजिमेंट होती है, राजपूताना रेजिमेंट होती है, तो अलग अलग जो टुकड़ियां होती है वर्तमान में, ठीक वही कंसेप्ट उस समय था। तो यहाँ पर लेकिन वो जानी जाती थी नंबर से। ठीक, तो बंगाल में जो सेना की टुकड़ी थी, जो रेजिमेंट थी, उसको जाना जाता था 34वीं BNI के नाम से। तो मंगल पांडे जी कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, कमरोल ले लेना, ठीक है ना। तो ये 34वीं BNI में भर्ती हो गए और सैनिक बन गए साहब। ब्राह्मण थे तो सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना,
रोजाना नदी पर जाते थे, नहा धो करके और लोटे में जल भर के मंदिर लाते थे, फिर ये मंदिर में पूजा करते थे। तो इस तरह से इनका जीवन चल रहा था। बड़े वीर व्यक्ति थे मंगल पांडे साहब। अब हुआ क्या, एक दिन ये नदी से स्नान करके आ रहे थे, रास्ते में एक अछूत आ गया। अछूत से इन्होंने कहा कि परे हट। तो अछूत ने जवाब दिया न हटूं। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया कि क्यों नहीं हट रहा। तो अछूत ने कहा कि काहे मतलब से पांडे जी, अब तो थार माप सब बराबर था। पांडे जी का दिमाग खराब हो गया। पांडे जी ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ। तो उसने जवाब दिया कि मतलब जब आप आपके कारतूस को, बंदूक में लगने वाले कारतूस को मुंह से काटते हो, तब तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, और हम सामने आ रहे तो धर्म भ्रष्ट हो गए। कि क्या बात कर रहा है तू, क्या क्यों, क्या है उस कारतूस में ऐसा। उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, आपको पता है, और आप उसको मुंह से काटते हो उसमें बंदूक में लगाने से पहले। उसका मंगल पांडे जी का दिमाग खराब हो गया ये सुनते। उसने कहा कि तू सत्य कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो उसने कहा कि मैं तो सच ही कह रहा हूँ, कि मुझे सबूत दे। तो फिर वो उसको फैक्ट्री दिखाने ले गया जहां पर वो गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस बना करते थे। बंगाल कलकत्ता में थी, तो वहां पर वो फैक्ट्री दिखाने ले गया। ये देखते मंगल पांडे जी का दिमाग खराब हो गया। मंगल पांडे जी वापस आए बंगाल 34वीं बीएनआई में, और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था। कौन था, यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं, ह्यूसन और बार्ग। क्या नाम था, ह्यूसन और बार्ग। देखो आप, नाम भी क्या है, ह्यूसन मतलब पुत्र कौन है, तो कौन है, बाप मतलब बाप। ये लो साहब, बाप भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन बाप में सन और बाप हो जाएंगे, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, बाप। तो हुसन और बाग से पूछा कि भाई था कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगाओ, जब वहां पर दे। हुसन और उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं है। हुसन और बाग से फिर पूछा कि सत्य बताओ। इसने नहीं बताया, जवाब नहीं दे सका। तो मंगल पांडे जी ने इसको क्या कर दी, इन दोनों को गोली मार। सैनिकों ने भी कारतूस चलाने से मना कर दिया। सबने मंगल पांडे की बात मानी। ये बात है कब की, 29 मार्च की। 29 मार्च की बात है, ठीक। सन को आप टेंशन मत लेना, जब तक 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो। 1857 की क्रांति में सन लगभग 1857 ही रहेगा, है ना। अधिकतर सन 1857, क्योंकि क्रांति अपन 1857 की पढ़ रहे हैं, तो सन तो 1857 ही रहेगा। तो 29 मार्च 1857 को ह्यूसन और रेजिडेंट अधिकारी बाग को मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दी। साहब केस चल गया मंगल पांडे जी पे। और फिर इसके बाद 8 अप्रैल की बात है, कब के बाद, 8 अप्रैल 1857 को इन्होंने मंगल पांडे को अंग्रेजों ने सरेआम फांसी पर लटका दिया और ये शहीद हो गए। मंगल पांडे जी इस पूरे घटनाक्रम के 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे, और ये पहली घटना थी, यूं मान के चलो। अभी ये क्रांति शुरू नहीं हुई है, अभी ये केवल पहली घटना है, इनिशियल स्टेज में है, पहली घटना, और पहले शहीद है कौन, मंगल पांडे जी। तो भारत के स्तर पर देखा जाए तो भारत के स्तर पर 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन है, मंगल पांडे साहब। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन है, अमरचंद भाटिया जी। अमरचंद भाटिया जी बीकानेर के थे, ओसवाल परिवार से थे। भाटिया परिवार व्यापारिक वर्ग थे और यूपी आ गए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक मदद दिया करते थे। अमरचंद भाटिया राजस्थान के थे, तो उनको भी अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो अमरचंद भाटिया राजस्थान की 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद माने जाते हैं, ठीक। जो अंग्रेजों जो झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद किया करते थे, क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद किया करते थे, इसलिए इनको क्रांतिकारियों का भामाशाह भी कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन। तो 29 मार्च 1857 को ये घटना हुई और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। ठीक, मटार दे ये लो। अब आगे देखो आप और क्या क्या असल कुछ था, ये सब राजनीतिक कारणों में बता रहा हूं मैं आपको। देखो ये, ठीक, अब हुआ क्या, यहां पर है अपना महाराष्ट्र, ये अब महाराष्ट्र में थे बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। हाँ, बाजीराव सिंघम तो था ना, देखी होगी। यहाँ थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव मस्तानी की बात नहीं कर रही हो, वो दूसरा था बाजीराव मस्तानी वाला, ये बाजीराव द्वितीय। ठीक, रणबीर कपूर वाली बात कर रहा हूं मैं, रणबीर सिंह वाली। तो वो रणबीर सिंह वाले बाजीराव नहीं है, ये दूसरे बाजीराव हैं। ठीक है, ये पेशवा थे। क्या थे ये? पेशवा थे। ठीक, अब इनके कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से इन्होंने एक दत्तक पुत्र ले लिया। कौन? और उसका नाम रख दिया दुंदुपंत। क्या नाम रख दिया? दुंदुपंत। वेरी गुड सर। ये दुंदुपंत कौन थे? अरे ये नाना साहब थे अपने। क्या नाम थे? नाना साहब। ठीक, तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ एक संधि करी। ये मराठा थे, पेशवा थे, और अंग्रेजों के साथ एक संधि करी, इस संधि के तहत इनको पेंशन देने लगे। क्या देने लगे? पेंशन देने लगे अंग्रेज, कि भाई आप ये साल भर की एक बार में पेंशन ले लो और मस्त रहो, आप कोई पेशवा वेशवा नहीं हो, पेंशन ले लो बस आप। तो ब्रिटिश इनको पेंशन देती थी बाजीराव द्वितीय को। अब साहब इनकी मृत्यु हो गई और दुंदुपंत यहाँ के पेशवा बन गए। जैसे ही ये पेशवा बने, अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी दुंदुपंत जी की। दुंदुपंत जी की पेंशन को बंद कर दिया। इनका दिमाग खराब हो गया कि यार मेरी पेंशन को क्यों बंद कर दिया इन्होंने। तो ये गए अंग्रेजों के पास और पूछा कि सर मेरी पेंशन क्यों बंद करी, मेरी पेंशन वापस शुरू करो। तो अंग्रेजों ने ये कहा नाना साहब से कि भाई हमने जो पेंशन देने का वादा किया था वो बाजीराव द्वितीय से किया था, न कि पेशवा पद के लिए पेंशन स्वीकार की थी। तो पेशवा पद के लिए पेंशन को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि बाजीराव द्वितीय से व्यक्तिगत पेंशन दी थी हमने। तो वो खत्म हो गए, तो बस पेंशन भी खत्म हो गई। तो दुंदुपंत ने इसका विरोध किया कि यार बना तो मैं वो गाँव में चालू। ये साहब ब्रिटेन चले गए लंदन में, दुंदुपंत जी के साथ हमारी पेंशन शुरू करो। यहाँ की पेंशन न शुरू करी, यहाँ को दिमाग खराब हो गया, असंतुष्ट हो गए। ठीक, इसी प्रकार से एक व्यक्ति थे अजीमुल्ला खान, ये भी असंतुष्ट थे। अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान ये कौन थे? ये थे साहब सतारा के थे। कहां के थे? सतारा के। सतारा के राजा थे, उनके सलाहकार थे अजीमुल्ला खान। अब सतारा रियासत को हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो ये उसके लिए लंदन गए थे। इसके साथ ही एक थे रानोजी बापू। कौन थे? रानोजी बापू। रानोजी बापू ये लो साहब, ये भी लंदन गए थे क्योंकि इनकी रियासत को भी अंग्रेजों ने छीन लिया था। रानोजी बापू, अजीमुल्ला खान, तो ये भी लंदन गए थे। अब लंदन में ही इन्होंने एक रणनीति बनाई कि इन अंग्रेजों का हमको यहां से सफाया करना पड़ेगा, इनके विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी, हथियार उठाने ही पड़ेंगे। जब तक हम हथियार नहीं उठाएंगे हम इनकी गलत नीतियों का शिकार बनते जाएंगे। तो इन्होंने फिर सारी षड्यंत्र एक षड्यंत्र बनाया, एक रणनीति बनाई
और विद्रोह करने की इन्होंने ठानी, विद्रोह करने की एक रणनीति बना ली और विद्रोह की तारीख फिक्स कर दी कब? 31 मई। 31 मई 1857 को एक बड़े लेवल पर पूरे भारत में हम क्रांति करेंगे और जहां पर जो भी अंग्रेज मिलेगा उसको मार देंगे। ये इन्होंने एक योजना बना ली, एक प्लान बना लिया अजीमुल्ला खान और रंगोजी बापू ने। 31 मई 1857 के दिन हमको जहां पर भी जो भी अंग्रेज मिलेगा उसको हम मार देंगे, ये इन्होंने योजना बना ली। कुछ लोग यूं कहते हैं कि ये क्रांति की योजना गंगा के तट पर हरिद्वार में बनी थी। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग मत रखते हैं, तो दोनों ही, हालांकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है कि कहां पर बनी है। ये जरूर है कि 31 मई 1857, ये तिथि ध्यान में रखना कि विद्रोह की निर्धारित तिथि क्या थी, विद्रोह की तिथि क्या निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 को। किसने करी थी ये निर्धारित? अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू ने, ये इन्होंने विद्रोह की तिथि निर्धारित की थी। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, है ना, जगदीशपुरा पड़ता है बिहार में, तो ये सब इनके सब रियासतों के राजा एक जगह पर इकट्ठे हुए और इन्होंने भी क्रांति करने की घोषणा कर दी कि साहब हम ये 31 मई 1857 को एक विद्रोह करेंगे और जहां पर जो भी अंग्रेज मिल जाएगा उसकी हम हत्या कर देंगे। ये इन्होंने तिथि निर्धारित कर ली। ठीक, अब इसके बाद एक प्रतीक रखा गया, इस क्रांति का प्रतीक क्या रखा गया? प्रतीक था रोटी और कमल, रोटी और कमल, ये इसका प्रतीक रखा गया। क्योंकि देखना उस समय मतलब संचार की सुविधाओं का इतना विस्तार नहीं था कि भाई टेलीफोन कर दिया वहां के भाई हम ऐसी घटना हो गई तो तुरंत आप एक्शन ले लो, इस तरह से मतलब कोई संचार के साधन नहीं थे उस समय, बहुत कम संचार के साधन थे, महीनों लग जाया करते थे संदेश पहुंचाने में। तो इसका प्रतीक रोटी और कमल रखा गया। अब दो रोटियों के बीच में पर्ची छुपा के संदेश लिख दिया और उसको उस व्यक्ति को दे दिया, वो व्यक्ति तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, तो इस तरह से संदेश पहुंचाने का काम इन रोटियों के माध्यम से हुआ। ठीक, मिटा दूं मैं इसको, ये लो साहब। तो मैं 2-3 बातें लिख देता हूं। विद्रोह की निर्धारित तिथि, विद्रोह की निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857। ठीक, लेकिन ध्यान रखना इस दिन विद्रोह नहीं होगा। ठीक, इसके पहले ही विद्रोह शुरू हो जाएगा। ठीक, विद्रोह का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, ये कुछ तथ्य हैं जो आपको याद में रखने हैं। रोटी और कमल, उस समय जिसके पास भी रोटी दिख जाती थी और कमल दिख जाता था, इसका मतलब ये था कि ये क्या है? क्रांतिकारी है और ये हमारा साथ देगा। ये मतलब अंग्रेजों को पता नहीं था कि ये प्रतीक है, इनकी क्रांति होने वाली है और ये रोटी और कमल इस क्रांति का प्रतीक है। अंग्रेजी सेना में जो सैनिक होते थे उनके पास रोटी और कमल हुआ करता था, ताकि दूसरा व्यक्ति ये समझ जाता था कि ये अपना व्यक्ति है, तो उसका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करता था और वो इसको सहयोग देता था। ठीक, तो रोटी और कमल इसका प्रतीक था। अब एक बात और बता दूं मैं, विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पाम स्ट्रोंग, बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था भाई। ऐसे समय में स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो क्या थे? पाम स्ट्रोंग कर दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाम स्ट्रोंग। ठीक, विद्रोह के समय
ब्रिटेन में स्थित संसद का भारत मंत्री कौन था? भारत मंत्री कौन था? चार्ल्स वुड। कौन था? चार्ल्स वुड। ये सब ब्रिटेन में बैठते थे। भारत में कौन था? गवर्नर जनरल हुआ करता था विद्रोह के समय। गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड केनी। तो ये उस समय का गवर्नर जनरल था। ठीक, विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनी। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब इसके अलावा अपन आगे बात करें। ये तथ्य हैं किसके? 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य हैं। अब ये जो सारे रियासत के जो राजा थे, अब इन्होंने एक योजना के तहत काम हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कि इस क्रांति का नेतृत्व किसके हाथों में दे। तो उस समय दिमाग लगाया गया कि भाई इस समय हमारे मुगल सम्राट पूरे भारत के राजा हैं, है ना, इनके वंशजों ने पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था। अंग्रेजों के आने से पहले वही उनका ही राजपाट था। तो क्यों ना हम मुगल बादशाह को ही इस क्रांति का नेतृत्व दे दे। तो उस समय के मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह ये दित्ते थे। क्या था? दित्ते। और ये जफर लगाते थे अपने पीछे, गजलकार थे भाई जफर, बहादुर शाह जफर। इन्होंने नेतृत्व किया था क्रांति का, विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, विद्रोह का नेतृत्व करने वाले। क्योंकि भाई मुगल सम्राट थे ये उस समय के, हालांकि मुगल सत्ता खत्म हो चुकी थी अंग्रेजों के आने से। मतलब मुगलों की जो सत्ता थी वो लाल किले के अंदर तक ही सीमित थी। जैसे ये बाहर निकले वैसे इनका राज खत्म हो जाता था, अंग्रेजों का राज शुरू हो जाता था। तो ये लाल किले के अंदर ही सम्राट थे, लाल किले के बाहर निकलते ये कि वापस आम आदमी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इनको कोई पावर नहीं थी, जनता किसके अधीन थी? अंग्रेजों के अधीन थी। लेकिन फिर भी एक मनोवैज्ञानिक बात होती है कि भाई इनके पुरखों ने, इनके वंशजों ने, इनके पूर्वजों ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, इन्होंने पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसी वजह से बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया गया। लेकिन ये क्या है, इस समय तक बूढ़े हो चुके, तो अब ऐसे समय में इनको नेतृत्व कुशलता से नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने भी कह दिया कि यार मेरे बस की बात नहीं है। एक इनका सेनापति था बख्त खां। क्या नाम था? बख्त खां। हाँ, बख्त खां। इसका नेतृत्व इन्होंने कहा कि भाई मैं तो केवल नाम मात्र का नेतृत्व करता हूं, आप जो भी निर्णय लोगे वो मुझे मानने होगा, ताकि मर्जी पड़े जैसा निर्णय लो, आप उन पर टेंशन मत दो। तो बख्त खां ने इस क्रांति का वास्तविक नेतृत्व किया था, विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व, विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व। आगे अपन बात करें कि इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो मैं ऊपर लिख देता हूं, इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर कह सकते हैं अपन, ठीक। और इनकी बुक थी, किताब का क्या नाम है, किसमें लिखा हुआ है? द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक। द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस।
तो इस किताब में इन्होंने इस संग्राम को, इस क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है विनायक दामोदर सावरकर ने। हालांकि इसके पहले भी कई संग्राम हो चुके थे, अंग्रेजों के विरुद्ध कई क्रांतियां हो चुकी थी, लेकिन वो इतने व्यापक पैमाने पर नहीं थी। जैसे 1770 का बंगाल का सन्यासी विद्रोह, तो वो भी एक तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। तो ये बड़े पैमाने पर था, पूरे भारत के स्तर पे था। इस वजह से विनायक दामोदर सावरकर ने इस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा है। इसके बाद कई आंदोलन हुए, लेकिन ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मिटा दूं मैं इसको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये लो, अपन ने भी मंगल पांडे देखा। मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो 34वीं बीएनआई का सिपाही था। 34वीं बीएनआई का सिपाही था कौन? मंगल पांडे। इसके अलावा अपन और बात करें कि मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाग को गोली कब मारी? तो 29 मार्च 1857 को गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। इसको फांसी पर कब चढ़ाया गया? 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ाया गया। सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया था मंगल पांडे को। ठीक, कारण क्या था? क्योंकि मंगल पांडे ये सिपाही था, सैनिक था, तो इनको एक नई बंदूक दी गई थी। क्या दी गई थी? नई बंदूक दी गई थी। पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस। ये पहले जिस बंदूक को काम में लेते थे ब्राउन बेस। अब ब्राउन बेस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता था, है ना, और उसकी मारक क्षमता भी कम थी, निशाना भी थोड़ा सा मतलब अपडेट हुई, टेक्नोलॉजी समय समय पर अपडेट होती है, तो एक नई प्रकार की बंदूक आई, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस के बजाय एनफील्ड राइफल इनको दी जाने लगी, और इस एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस लगाए जाते थे। तो सैनिकों ने इसको चलाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके धार्मिक भावनाएं आहत हुई, है ना। गाय से हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हुई और सुअरों से मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। तो इन्होंने, ये सैनिकों ने इस राइफल को या इस कारतूस को चलाने से मना कर दिया, क्योंकि इसको दांत से काटना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने इस बात का विद्रोह किया और ह्यूसन और बाग को गोली मार दी। गोली मार करके विद्रोह का बिगुल बजा दिया। ठीक, ये वाली बात है। मंगल पांडे इस क्रांति का प्रथम शहीद है, और इसको फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। पुरानी बंदूक का क्या नाम है? ब्राउन बेस, और उसके स्थान पर कौन सी बंदूक नई आई थी जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था? वो एनफील्ड राइफल है। ठीक, तो इसका राइफल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये लो साहब। तो ये कुछ तथ्य थे भारत से संबंधित, इस क्रांति से संबंधित। अब अपन आते हैं किस पे? राजस्थान की क्रांति पे। ठीक, देखो आप क्या सिस्टम था। ये लो साहब, ये अपना राजस्थान 1857 की क्रांति राजस्थान में कब हुई, कैसे हुई, तो ये सारी बातें अपन आज करने वाले हैं। ठीक, ये अपना राजस्थान। इस राजस्थान को उस समय राजपूताना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। ये राजपूताना उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत में आता था। इसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत में आता था। इस उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय आगरा में था।
आगरा में। मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत में राजपूताना भी आता था, उत्तर प्रदेश भी आता था, मध्य प्रदेश भी आता था। उस समय अंग्रेजों की ये व्यवस्था थी। ठीक, उत्तर और पश्चिम के जो क्षेत्र थे वो सब उत्तर पश्चिमी प्रांत में आया करते थे। तो इसका मुख्यालय आगरा में था और यहाँ का मुख्य अधिकारी केल्विन था। केल्विन। ठीक, मुझे ये बताओ केल्विन किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है? तो केल्विन ताप को मापने की इकाई है। वो भौतिक विज्ञान की बात है, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास में ये केल्विन कौन है? ये उत्तर पश्चिमी प्रांत का अधिकारी है केल्विन। और कहां पर बैठता है? आगरा में बैठता है। आगे अपन बात करें, ये अपना क्या है? अजमेर। ठीक, अजमेर को उस समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में रखा जाता था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में रखा जाता था और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। यहां पर क्या था? एक मैगजीन का किला है। मैगजीन का किला है। इस मैगजीन के किले में अंग्रेजों के जितने भी हथियार थे, गोला बारूद, जितने भी शस्त्र थे, वो सब यहाँ पर रखे हुए थे। मतलब यहाँ पर इनका क्या था? शस्त्रागार था। ठीक, और शस्त्रागार किसके? इस शस्त्रागार की सुरक्षा का जिम्मा किस पर था? 15 BNI पर। मतलब किस सैनिक टुकड़ी पर? इस शस्त्रागार की सुरक्षा का भार था 15 BNI पर। मतलब 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर अजमेर की सुरक्षा का भार था। क्योंकि अंग्रेजों का शस्त्र यहीं पड़ा हुआ है, गोला बारूद यहीं रखा हुआ है, तो इसकी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना था। इस वजह से इसकी सुरक्षा का भार 15 BNI पर रखा हुआ था। ठीक, अपन आगे और बात करें, यहां पर कौन बैठता था? AGG बैठा करता था। यहाँ का अधिकारी कौन था? AGG। ये AGG वास्तव में एजेंट टू गवर्नर जनरल है। ये किसको रिपोर्ट करता था? गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था, जो बंगाल में बैठा करता था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? मैं इधर लिख देता हूं। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल में बैठा करता था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, इसके नीचे हुआ करता था कौन? AGG। ये AGG वास्तव में एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था। एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था। ये किसको रिपोर्ट करता था? ये गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। राज्य में व्यवस्थाएं बनाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए ये AGG नियुक्त किए जाते थे, जो किसको रिपोर्ट करते थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को रिपोर्ट करते थे। अब AGG अपने नीचे, अपने अधीन PA नियुक्त करते थे। PA का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट। राजपूताना उस समय बहुत बड़ा था, तो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते थे अपने कार्यभार को कम करने के लिए। अलग अलग रियासतों में अलग अलग PA नियुक्त किए जाते थे। उदयपुर रियासत का अलग PA, जयपुर रियासत का अलग PA, जोधपुर, बीकानेर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, तो इन सभी के अलग अलग PA हुआ करते थे। इनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा और याद करवा दूंगा। ठीक, लेकिन अभी आप देखो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इस प्रकार से चला करती थी। ये AGG वर्तमान में कौन है? यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का AGG कौन था? राजपूताना का AGG कौन था? तो ये था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के तत्कालीन AGG थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। देखना 1832 में यहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया था और यह पद सृजित किया गया था। मतलब
एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब बना था? 1832 में बना था और 1832 में इसको मुख्यालय बनाया गया और प्रथम एजीजी किसको बनाया गया? मिस्टर लोकेट को। किसको? मिस्टर लोकेट को। मिस्टर लोकेट को पहला एजीजी बनाया गया। किसको? मिस्टर लोकेट को 1832 में। 1832 से लेकर के कहां पर आ गए? 1857 में आ गए और 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। देखना, अपन बात करते थे इस एजीजी की। ये सर्दियों के दिनों में अजमेर में इसका मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन जैसे ही गर्मी आती थी ग्रीष्म काल में इसका कार्यालय बदलकर माउंट आबू हो जाया करता था। किसका? माउंट आबू हो जाया करता था। माउंट आबू सिरोही में है, तो वहां पर ये चले जाते थे और इसका मुख्यालय माउंट आबू में हो जाता था ग्रीष्म काल के दिन में। अब प्रश्न ये बनता है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहां था? तो 1857 की क्रांति के समय गर्मियां थी, ग्रीष्म काल था और इसका मुख्यालय कहां था? माउंट आबू में था। ये कहां पर बैठा हुआ था? माउंट आबू में बैठा हुआ था। ठीक, अब ये तो कुछ बातें हुई। अपन बात कर लेते हैं किसकी? पॉलिटिकल एजेंट की, कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। आप एक तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और अपने नोट्स बना लिया करो, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लिया करो, या इसको एक दो बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समस्या मत लेना, ज्यादा लोड मत लेना। मैं केवल वही फैक्ट्स आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो बताने में तो फिर 1857 की क्रांति के बारे में तो फिर एक बुक भी लिखी जा सकती है या वीडियो को बहुत लंबा बनाया जा सकता है। तो मैं वहां पर इधर उधर की बातें न करके मैं डायरेक्ट आपको ऐसे तथ्य बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं और आने की संभावना है। ठीक, तो ये चीजें किसकी है? 1857 की क्रांति किस चीजें हैं और राजस्थान से संबंधित है। तो आगे बढ़ते अपन, इनको मैं मिटा देता हूं। ये लो साहब, ये मिटा दिया। अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था? 15 BNI पर था। किस पर था? 15। आया हुआ प्रश्न ध्यान रखना कि अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था 1857 की क्रांति के समय? 15वीं BNI पर। अब अपन देख लेते हैं कि राजस्थान की अलग अलग रियासतों में पीए कौन कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? उदयपुर रियासत की। किसकी बात करते हैं? उदयपुर रियासत की। तो उदयपुर रियासत की पीए कौन थे? मेजर शावर्स। मेजर शावर्स। भाई आपको क्रांति पढ़नी है तो उसके पहले ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। अभी क्रांति शुरू नहीं हुई, अभी तो मैं केवल बेसिक बातें बता रहा हूं आपको ताकि आप आगे समझ सको। ठीक, अभी तक अपन ने राजस्थान की क्रांति शुरू नहीं करी, हालांकि अपना वीडियो चल रहा है, लेकिन अब इन चीजों को पढ़ाने के बाद में विधिवत तौर पे आपको राजस्थान की ये 1857 की क्रांति को पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बेसिक बातें इनको याद रखना आप। ठीक, तो उदयपुर के पीए कौन थे? मेजर शावर्स। मेजर शावर्स ये कौन थे? कहां के थे? उदयपुर के थे। अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि माउंटेन और फाउंटेन की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। माउंटेन और फाउंटेन की नगरी मतलब पर्वतों और झरनों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और शावर्स का मतलब भी क्या होता है? फुहारे, है ना? फव्वारे, फव्वारों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और शावर्स का मतलब भी क्या होता है? फव्वारे। तो उससे कॉम्बिनेशन से आप ध्यान में रख लेना, आपको याद हो जाएगा। मेजर शावर्स कहां के पीए थे? उदयपुर के थे। ठीक, अब अपन बात करें किसकी? जोधपुर की। जोधपुर के पीए कौन थे? देखो आप, जोधपुर के पीए, तो यहां के पीए थे मेघ मोशन। क्या नाम था? मेघ मोशन।
मेक मोशन, ये कहाँ के थे? जोधपुर के थे। कहाँ के थे? जोधपुर के पीए थे ये, जोधपुर, ठीक, जोधपुर। और इसके बाद अपन बात करें उदयपुर के, सॉरी जयपुर के पीए कौन थे? जयपुर के पीए कौन थे? तो ईडन। कौन थे? ईडन। जयपुर के पीए कौन थे? ईडन। इसको आप ऐसे ध्यान में रख लीजिए कि एसएमएस स्टेडियम है ना, एसएमएस स्टेडियम राजस्थान का बड़ा स्टेडियम माना जाता है। और वैसे ही भारत का बड़ा स्टेडियम कौन है? क्या क्या है? कलकत्ता में है ईडन गार्डन। तो ऐसे ही तुलना कर लो आप, जो इसको एसएमएस को राजस्थान का ईडन गार्डन भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इससे कोरिलेट कर लो आप, सिमिलरिटी मिला लो। तो ईडन कहाँ के हैं? जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के। जयपुर के पीए कौन है? मिस्टर ईडन, ठीक, ऐसे ध्यान में रख लो आप। अब अपन बात करें किसकी? कोटा के पीए की बात करें। किसकी? कोटा के पीए की बात करें तो कोटा में क्या है? बर्टन, मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, कोटा मेजर बर्टन। मेजर साहब थे कोटा के बर्टन। मैं लिख देता हूं नीचे, कहां के? कोटा के। अब आप ऐसे ध्यान में रख लो कि कोटा से कोट हो गया, कोट जो अपन पहनते हैं और उसमें अपन क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं। तो कोटा के पीए कौन है? मेजर बर्टन है, ठीक। और अपन बात करें कहां की? उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, है ना, कोटा हो गया और जयपुर हो गया। इसके बाद अपन बात करें कहां की? सिरोही की बात करें, सिरोही की। तो सिरोही, सिरोही के हैं पीए जेडी हॉल। क्या नाम है? जेडी हॉल, ठीक। जग्गा डाकू, वैसे भी ध्यान में रख सकते हो आप, क्योंकि सिरोही में क्या है? अरावली की पहाड़ियों का सर्वोच्च विस्तार है। अरावली की पहाड़ियों का सर्वोच्च विस्तार है और पहाड़ियों में कौन मिलते हैं? डाकू मिलते हैं। तो जग्गा डाकू, और वहां पर वो होल बना करके रहते हैं। तो सिरोही के पीए कौन हो गए? जेडी होल, सिरोही, ठीक। सिरोही के पीए ठीक, सिरोही के पीए कौन हो गए? जेडी होल हो गए। एक और बता देता हूं मैं, वैसे तो पर काम के यही है, भरतपुर के पीए, ठीक, भरतपुर। भरतपुर के पीए कौन है? मेक मोशन। कौन है? मेक मोशन। भरतपुर के पीए कौन थे? मोरिसन। कौन थे? मोरिसन। कौन थे? मोरिसन। भरतपुर के पीए कौन थे? मोरिसन थे। मोरिसन ये कहां के थे? भरतपुर के थे। अब इसको आप कैसे ध्यान में रखोगे? भरतपुर। अब राम जी के भाई भरत जी, और जब राम जी ने भरत जी को देखा तो मिलाप हुआ, राम भरत का मिलाप हुआ। तो राम जी ने भरत को देखते क्या कहा? अरे मोरिसन, मेरे बेटे मोरिसन, मोरिसन, मोरिसन कहा। तो वैसे ध्यान में रख लेना कि भरतपुर के पीए कौन थे? मोरिसन थे। तो ये कुछ पीए हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। 1857 की क्रांति के समय ये राजस्थान के अलग अलग रियासतों के पीए थे, ठीक। जो किसको रिपोर्ट करते थे? एजीजी को रिपोर्ट करते थे। एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे आपको ध्यान में है ही सही, पैट्रिक लॉरेंस तत्कालीन एजीजी थे। अब आपको यहाँ के महाराजाओं के नाम भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। किसके? महाराजाओं के नाम भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो जोधपुर के कौन है? तख्त सिंह। जोधपुर के महाराजा कौन है? तख्त सिंह, ठीक। जोधपुर के महाराजा कौन है? तख्त सिंह। और उदयपुर के महाराणा कौन है उस समय? महाराणा स्वरूप सिंह। कौन है? महाराणा स्वरूप सिंह यहाँ के पीए, सॉरी यहाँ के महाराणा है, ठीक। इसके अलावा तख्त सिंह। जयपुर के कौन है? राम सिंह, ठीक। जयपुर के कौन है? राम सिंह। इसके अलावा कोटा के कौन है? कोटा के महाराजा कौन है? राम सिंह। यहाँ के भी कौन है? कोटा के
राम सिंह। ठीक, इसके अलावा अपन बूंदी देखें तो बूंदी के महाराजा कौन हैं? यहाँ के भी राम सिंह। ठीक, अब प्रथम द्वितीय का अंतर है तो राम सिंह बूंदी के, राम सिंह कहाँ के? बूंदी के। ठीक, ये है राम सिंह सेकंड और जयपुर के कौन से हैं? राम सिंह तृतीय। तो राम सिंह तृतीय और राम सिंह और कोटा के राम सिंह फर्स्ट। तो ऐसे आप ध्यान में रख लेना। इसके अलावा बीकानेर के कौन है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है। कौन है? गंगा सिंह। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, बीकानेर के महाराजा कौन थे? क्रांति के समय गंगा सिंह थे। ठीक, इसके अलावा अपन बात करें तो करौली, करौली के कौन थे? मदनपाल। करौली के कौन थे? मदनपाल। मैं यहां पर बना देता हूं, करौली के महाराजा, करौली के मदनपाल। करौली के महाराजा कौन थे? मदनपाल जी थे। इसके अलावा अपन और बात करें तो अलवर के बन्ने सिंह। कौन थे? बन्ने सिंह। मैं यहां पर बना देता हूं, अलवर के बन्ने सिंह, अलवर के बन्ने सिंह, या यूं कहें विजय सिंह, बन्ने सिंह या विजय सिंह। ठीक, और आगे बात करें कि बूंदी के झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। कौन? झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के महाराजा पृथ्वी सिंह थे। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। ठीक, पृथ्वी सिंह। और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। कौन? बांसवाड़ा के कौन थे? बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। एक मुस्लिम रियासत थी टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, जहां पे नवाब थे कौन? आमिर खान। यहां पर मैं लिख देता हूं टोंक, दिख रहा है? टोंक। टोंक, टोंक के कौन थे? आमिर खान, सॉरी नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। ठीक है, यहाँ के महाराजा ये नवाब थे। तो आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक, चलो। तो ये कुछ बातें थी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की जो व्यवस्था थी वो इस तरह से चला करती थी। और यहाँ पर बैठे हुए थे कौन? कहाँ पर? सिरोही में। सिरोही में कौन बैठा था? एजीजी बैठे हुए थे। एजीजी कौन थे? एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी? ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी? यहां पर सैनिक छावनियां रखनी पड़ेगी। अब कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी आप उनको याद रखिए। ठीक, देखो आप कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी। तो यहां पर 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। अब कहां कहां थी तो इसको याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक काम में ली जाती है। एनी ने ब्याह नहीं देखा। एनी ने ब्याह नहीं देखा। मान लो किसी की गर्लफ्रेंड है एनी, उस गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली, तो बॉयफ्रेंड ने दूसरी से शादी कर ली और यूं कहा कि मैं एनी को इस शादी में नहीं बुलाऊंगा। तो फिर
वो यूं कहेगा कि एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, तो एनी ने ब्याह नहीं देखा। अब कौन है एनी? देखो आप, एरिनपुरा, एरिनपुरा, ठीक। और दूसरी कौन सी है? नीमच, ठीक। ये ने साइलेंट रहेगा। और क्या है? ब्यावर, ब्यावर, ठीक। इसके बाद नसीराबाद, न से नसीराबाद, और फिर द से देवली, ठीक। और ख से खेरवाड़ा, खेरवाड़ा हो गया। मतलब ये सैनिक छावनियां थी राजस्थान में, 4, 5 और 6। ये 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी 1857 की क्रांति के समय। अब आप देखो इनकी एक एक विशेषता करके देख लेते हैं। देखो आप, एरिनपुरा की विशेषता क्या है? एरिनपुरा की विशेषता है सर्वाधिक विद्रोह। क्या है? सर्वाधिक विद्रोह कहां पर हुआ? एरिनपुरा में। सर्वाधिक विद्रोह कहां पर हुआ? एरिनपुरा में। ये कहां पर है? ये पाली में है। एरिनपुरा कहां पर है? पाली में है, ठीक। क्या विशेषता है इस सैनिक छावनी की 1857 की क्रांति के संबंध में? कि यहां पर सर्वाधिक विद्रोह हुआ है। अगली देखो आप, नीमच। ये राज्य से बाहर सैनिक छावनी है, राज्य से बाहर, राज्य से बाहर सैनिक छावनी है। और ये कहां पर थी? ये एमपी में थी, ठीक। उस समय उत्तर पश्चिमी प्रांत में आता था, ठीक। तो यहां पर एमपी में ये सैनिक छावनी बनी हुई थी और ये उस समय मेवाड़ के कंट्रोल में थी, मेवाड़ के कंट्रोल में थी, मेवाड़ के अधीन आती थी, ठीक। नीमच राज्य से बाहर एकमात्र छावनी है ये नीमच। और किसके अंडर कंट्रोल थी? ये मेवाड़ रियासत के अंडर कंट्रोल थी और एमपी में थी, ठीक। इसके अलावा अपन बात करते हैं ब्यावर। ब्यावर में कोई विद्रोह नहीं हुआ, ब्यावर सैनिक छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। इसके बाद अपन देखें और कहां पर विद्रोह नहीं हुआ? तो खेरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ। ऐसी 2 सैनिक छावनियां जहां कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो कौन कौन सी है? एक तो ब्यावर है और एक खेरवाड़ा है। इसके अलावा अपन बात करें नसीराबाद की, तो नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह कहां पर हुआ? नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह, सबसे पहले विद्रोह कहां पर हुआ? नसीराबाद में हुआ। इसके बाद अपन बात करें देवली की, तो देवली की क्या विशेषता है? कि ये सबसे छोटी छावनी है। क्या है? सबसे छोटी छावनी है, सबसे छोटी सैनिक छावनी है। तो ये 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। और इस ट्रिक से आप ध्यान में रख सकते हो कि एनी ने ब्याह नहीं देखा। ए का मतलब एरिनपुरा, नी का मतलब नीमच, ब्यावर, और न से नसीराबाद, दे से देवली और ख से खेरवाड़ा। ऐसे आप याद में रख लीजिए, बहुत आसान ट्रिक है, ध्यान में रख लो, है ना। विशेषताओं भी ध्यान में रखो। देखो आप, एरिनपुरा सर्वाधिक विद्रोह कहां पर हुआ? एरिनपुरा में। और नीमच, नीमच की क्या विशेषता है? नीमच वैसे भी एमपी में अभी आप सब जानते हो, तो ये राज्य से बाहर सैनिक छावनी है। इसके अलावा ब्यावर कोई विद्रोह नहीं हुआ यहाँ पे। नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह हुआ, मतलब राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से हुई। देवली सबसे छोटी सैनिक छावनी है और खेरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ। ऐसी 2 सैनिक छावनियां जहां पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, ब्यावर और खेरवाड़ा में, ठीक। इनका स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। एरिनपुरा कहां पर है? पाली में है, ठीक। नीमच कहां पर है? एमपी में है और मेवाड़ के अंतर्गत आती थी। तो अगर ऑप्शन में एमपी हो तो एमपी को क्लिक करना, और अगर मेवाड़ हो तो मेवाड़ को क्लिक करना, ठीक है। अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो फिर ये मेवाड़ पर क्लिक करना आप। क्यों? क्योंकि उस समय ये मेवाड़ में ही आती थी। उस समय राज्य थोड़ी बने थे कि भाई मध्य प्रदेश अलग है, राजस्थान अलग है। तो
फिर अगर मेवाड़ दे रखा हो तो फिर मेवाड़ पर क्लिक करना। ठीक है, अब इसके अलावा अपन और बात करें, ब्यावर कहां पर है? ब्यावर पड़ता है अजमेर में, आप सब जानते हो अजमेर में। नसीराबाद भी कहां पर है? अजमेर में। अजमेर से पहले उत्तरी भाग में 12 किलोमीटर दूर नसीराबाद सैनिक छावनी है। देवली कहां पर है? तो देवली पड़ती है टोंक। और केरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर में। ध्यान रखना आप, है ना ये। तो ये सैनिक छावनियां हैं जिनकी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है।